cushion, the shape of rubber band change on stretching, then why it is called solid? क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास रबर बैंड होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो हम देखते हैं रबर बैंड का शेप जो होता है वो चेंज करता है। और जब उसका शेप चेंज हो रहा है, then why is it called solid? तब हम उसे सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है, जो हमने प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया था। और शेप किसका चेंज बताया था? लिक्विड का होता है, गैस का होता है। तो उसी के बेस पर इन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि जब रबर बैंड का शेप चेंज हो जाता है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, तब भी हम उससे सॉलिड क्यों बोल रहे हैं? तो उसका क्या रीजन है इसे सॉलिड बोलने का? क्योंकि उसका शेप जो चेंज हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है। जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब उसका शेप चेंज हो रहा है, और जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, तब हम देखते हैं रबर बैंड गेन इट्स ओरिजिनल शेप। रबर बैंड अपना ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है। अगर हम रबर बैंड को ऐसे रख दें तो वो अपने आप अपना शेप चेंज नहीं कर पाती है। उसका शेप कब चेंज होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा जाता है, और जब उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है, देन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तो हम जैसे कि आयरन है उसका भी शेप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास आयरन की कोई थिन रोड है, पतली रोड है, और जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, चाहे हम खुद लगाएं या मशीनों की हेल्प से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, किस पर? आयरन रोड पर, तो हम देखेंगे उस आयरन रोड का भी शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तो हम किसी और चीज का भी शेप चेंज कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया? यहाँ पर रबर बैंड का जो शेप चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ड्यू टू द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो हमने अप्लाई करा उसकी वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है। और जब हम उस फोर्स को हटा देते हैं तो क्या देखते हैं? रबर बैंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाती है। तो इस वजह से हम उसको रबर बैंड को क्या कहते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ऐसे इसी के सीक्वेंस में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो शुगर है एंड सॉल्ट है, शुगर एंड सॉल्ट इज ए सॉलिड और नॉट? यस, ऑब्वियसली दैट आर सॉलिड। शुगर एंड सॉल्ट वो सॉलिड है। देन व्हाई दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेस? तो वो जिस बर्तन में रखे जाती हैं उसका शेप क्यों ले लेते हैं? आप देखते हो बाजार से शुगर जब वो देते तो पॉलिथीन में दिया, तो उस शुगर ने या सॉल्ट ने उस पॉलिथीन का शेप ले लिया। जब आपने लाकर उसे अपने बर्तन में रखा, अपने जो भी वेसल्स था, जो जिस टाइप का भी, जिस शेप का भी आपके पास जार था, उसमें वो शुगर रखते हो, सॉल्ट रखते हो, तो वो शुगर एंड सॉल्ट उसका शेप ले लेते हैं। तो इसी के बेस पर वो क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि शुगर एंड सॉल्ट तो वो सॉलिड है, तो वो जिस वेसल्स में, जिस शेप के वेसल्स में रखे जा रहे हैं उसका शेप क्यों ले लेते हैं? क्योंकि सॉलिड का शेप तो चेंज नहीं होता है। तो उसका क्या रीजन है यहाँ पर कि सॉलिड और शुगर जो शेप ले रहे हैं जार का, वो इस वजह से ले रहा है क्योंकि उनके इंडिविजुअल जो वो है, इंडिविजुअल क्रिस्टल है, उसका साइज बहुत छोटा है। हमारे पास शुगर है तो ये शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, और इन शुगर के क्रिस्टल का साइज कैसा है? बहुत छोटा है। तो शुगर एंड सॉल्ट के इंडिविजुअल क्रिस्टल का साइज बहुत छोटा होने की वजह से दे टेक द शेप ऑफ द जार इन विच दे आर प्लेस्ड। अंडरस्टूड? कि यहां पर शुगर ने, सॉल्ट ने जो जार का शेप लिया है वो किस वजह से लिया है? क्योंकि इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है उसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने उस जार का शेप ले लिया है। जबकि अगर आप इस क्रिस्टल की बात करें, उसमें वेसल्स में, जार में डालने से पहले भी उसका शेप यही रहेगा, और जब आप उसे जार में डाल देंगे शुगर में, तो शुगर जार में डालने के बाद भी इस इंडिविजुअल क्रिस्टल का साइज भी यही रहेगा। तो जो एक क्रिस्टल है शुगर या सॉल्ट का, उसका शेप और साइज चेंज नहीं हुआ है, उसने सिर्फ शेप लिया है, जार का शेप लिया है। वो किस वजह से? क्योंकि उसका साइज, अपना साइज बहुत छोटा है, इस वजह से उसने उसका साइज, उसका शेप ले लिया है। जबकि किसी भी एक क्रिस्टल का ना तो साइज चेंज हुआ है ना कोई शेप चेंज हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि इंडिविजुअल क्रिस्टल का साइज और शेप चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम इन सॉलिड को, इनको शुगर को एंड सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सॉलिड।
अब हमें एक एक्टिविटी बनानी है जिस एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में जब एक्सप्लेन करा था बताया था आपको गैस का ना शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो उसी के बेस पर हमें एक्टिविटी से प्रूफ करना है कि गैस का ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो इस एक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए हमें टू वैल्यूज की रिक्वायर्ड होती है। तो हमने टू वैल्यूज लिए, वन इज लॉन्ग बैलून एंड अनदर इज राउंड बैलून। दो टाइप के बैलून लिए, एक कौन सा बैलून है हमारे पास, लॉन्ग बैलून है सपोज करिए, और एक हमारे पास राउंड बैलून है। ये हमारे पास टू टाइप के बैलून हैं, वन इज लॉन्ग बैलून एंड अनदर इज राउंड बैलून। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं किसमें, लॉन्ग बैलून में। तो जैसे जैसे एयर इस लॉन्ग बैलून में जाती है तो हम देखते हैं कि एयर किसका शेप ले लेती है, एयर टेक द शेप ऑफ दिस लॉन्ग बैलून। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल द एयर इन द लॉन्ग बैलून, देन वी सी दैट द एयर टेक द शेप ऑफ द लॉन्ग बैलून। हवा जाती जाएगी, वो लंबा होता चला जाएगा, जितना भी उसका फुल साइज होगा वहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर जब हमने एयर को लॉन्ग बैलून में फिल करा तो उसने शेप लिया किसका, लॉन्ग बैलून का। फिर यहां पर हमने तो बंद कर दिया है सभी फिलहाल, और इसे फिल करने के बाद हमने इस लॉन्ग बैलून का वॉल्यूम मेजर कर लिया। फिल करा, शेप देखा, लॉन्ग बैलून का शेप ले लिया एयर ने। फिर इसका जो लॉन्ग बैलून का क्या वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम मेजर करा और हमने सपोज करा दैट इज V1। फिर हमने क्या करा, एक गिट्टी ली, थ्रेड जिसपे लपेटा होता है गिट्टी खाली, या कोई सा भी छोटा सा पाइप ले लीजिए। उस पाइप की हेल्प से इस लॉन्ग बैलून के एयर को, कौन सी एयर जो लॉन्ग बैलून में थी, उसी सेम लॉन्ग बैलून के एयर को हमने फिल कर दिया किसमें, राउंड बैलून में। तो जब हम इस लॉन्ग बैलून की एयर को किसमें फिल कर देते हैं, राउंड बैलून में फिल कर देते हैं, देन वी सी द एयर टेक द शेप ऑफ दिस राउंड बैलून। जब वो यहां से राउंड बैलून में आ गई तो एयर ने किसका शेप ले लिया, राउंड बैलून का शेप ले लिया। तो इसका मतलब एयर का शेप फिक्स नहीं है, वो लॉन्ग बैलून में गई तो लॉन्ग बैलून का शेप लिया। जब इसी एयर को, दूसरी एयर नहीं, यही एयर को जब हमने राउंड बैलून में फिल करा तो उसने किसका शेप ले लिया, राउंड बैलून का शेप ले लिया। और जब इसका वॉल्यूम हमने मेजर करा, तो सपोज करो इसका वॉल्यूम जब हमने मेजर करा राउंड बैलून का तो आया V2, और देखा कि ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। और जब इन दोनों को वॉल्यूम को मेजर करा और सामने रखा तो दैट आर नॉट इक्वल, तो मतलब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल नहीं है। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हुआ कि एयर का ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। समझ में आया कि जब हमने एयर को लॉन्ग बैलून में फिल करते हैं तो किसका शेप ले लेती है, लॉन्ग बैलून का, उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया। फिर जब सेम लॉन्ग बैलून के एयर को हमने राउंड बैलून में फिल करा तो उसने किसका शेप ले लिया, राउंड बैलून का। तो मतलब एयर का शेप फिक्स नहीं है। फिर इसका भी हमने वॉल्यूम मेजर करा और दोनों वॉल्यूम की कंपैरिजन करी तो दोनों वॉल्यूम इक्वल नहीं थे, तो मतलब एयर का शेप वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। Now another activity is that to show that the solid and liquid cannot be compressed। अब हमें एक एक्टिविटी से बनाना है कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते हैं, बट गैस कैन बी कंप्रेस, लेकिन हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। इसे एक्टिविटी से अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हमें 3 सिरिंज की जरूरत पड़ती है। सिरिंज जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उस 3 सिरिंज की हमें जरूरत है इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। It will take a time to draw the syringe.
इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हमें 3 सिरिंज की जरूरत है, दैट आर द सिरिंज, दैट इज द कॉर्क। जो सिरिंज का आगे का हिस्सा खुला हुआ होता है उसे हमने एक कॉर्क लगाकर बंद कर दिया है। कॉर्क एक डाट की तरह होता है, मतलब लकड़ी का होता है, जिसे हमने यहाँ पर लगा दिया है ताकि इसमें जो भी हम फिल करेंगे वो इसमें से पास नहीं हो। उस पास को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमने तीनों सिरिंज के माउथ पर क्या लगा दिया, कॉर्क। तो एक सिरिंज में हमने सॉलिड फिल करा है, सेकंड सिरिंज में हमने लिक्विड फिल करा है और थर्ड सिरिंज में हमने गैस फिल करी। तो उसके बाद जब हम तीनों में अलग अलग मटेरियल फिल करने के बाद जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जोर लगाते हैं, तो हम देखते हैं जिस सिरिंज में सॉलिड फिल है उस सिरिंज में ये मूव नहीं कर रही है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये नीचे नहीं जा रहा है। इसमें सॉलिड फिल था, इस पर हमने प्रेशर लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो ऊपर वाला पार्ट है सिरिंज का वो नीचे मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्योंकि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आ रहा है। सेकंड सिरिंज में हमने क्या फिल करा है, लिक्विड फिल करा है, फिर हमने प्रेशर लगाया। जो हम प्रेशर लगाते हैं तब हम देखते हैं सेकंड सिरिंज का ये पार्ट भी फिर नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, क्योंकि लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये पार्ट भी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन थर्ड सिरिंज जिसमें क्या फिल था, गैस फिल है, जब उसमें हमने प्रेशर लगाया तो हम देखते हैं ये पार्ट जो यहाँ पे आता है, यहाँ तक, यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, मतलब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो जिस सिरिंज में हमारी गैस फिल है तो उसमें ये पिस्टन, इसे पिस्टन बोल लेते हैं, ये पिस्टन क्या हुआ, नीचे मूव कर रहा है, तो मतलब गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, जबकि जिस सिरिंज के अंदर गैस फिल थी उसमें ऊपर वाला पार्ट नीचे मूव कर गया। तो जिस एक्टिविटी से पता चला कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ओके, कि सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो इसके लिए हमें कितनी सिरिंज की जरूरत पड़ रही है, 3 सिरिंज की, जिसके तीनों माउथ पर हमने क्या लगा दिया है, कॉर्क लगा दिया है, ताकि जो भी फिल करा जाए वो पास नहीं हो। और फिर इन तीनों में एक में सॉलिड भर देना है, एक में लिक्विड भर देना है और एक में गैस भर देनी है। 1 बाय 1 तीनों पर हम प्रेशर लगाते हैं, तो हम देखते हैं जिस सिरिंज में हमने गैस भरी थी उसमें पिस्टन नीचे मूव कर रहा है, तो मतलब गैस कैन बी कंप्रेस्ड। क्वेश्चन है, मोस्टली पूछे जाते हैं कि व्हाई एयर यूज्ड टू फिल द टायर्स। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली हमारी थ्योरी में नहीं आते हैं, तो मोस्टली उसे राइट डाउन करवा देते हैं। यहाँ पर हम जो बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसे आप खुद राइट डाउन कर लीजिएगा। व्हाई एयर इज यूज्ड टू फिल द टायर्स, कि हम टायर्स में हवा क्यों भरते हैं, कि व्हाई एयर इज यूज, कि टायर में भरने के लिए हमें एयर ही क्यों यूज करते हैं। मतलब ये टायर में भरते हैं ना, तो हम वहां पर हवा ही क्यों भर रहे हैं, कुछ और दूसरा मटेरियल क्यों नहीं भरते, उससे क्या रीजन है। तो आंसर क्या है, फर्स्ट एयर इज चीप। लिख देते हैं, चलिए, एयर इज चीप, एक तो सस्ती है, फ्री में मिल रही है, सो एयर इज ए चीप। सेकेंड, इट इज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, चीप है, इजीली अवेलेबल है। एंड थर्ड वन इज इट हैज सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, इट हैज सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या है, जैसे आप चल रहे हैं और ये हमारा टायर्स है और ये गड्ढा शड्डा आ जाता है, कुछ डंप बम्प आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहां पर टायर्स दब जाता है ना, जैसे कुछ गड्ढा आता है तो हमारा टायर्स में क्या हो जाता है, दब जाता है। तो उससे हमने बोला सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, वहां पर हमारी गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है और हमें एक जस्ट लाइक कुशन की तरह, हमें एक गद्दे की तरह हमें फीलिंग आती है उस टाइम में।
अगर वो नहीं दबती तो हमें क्या लगता है, जर्क लगता है। अगर गैस में जरी सी भी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं हो, वो कंप्रेस नहीं होती है, जब कोई गड्ढा या कुछ ऊंची चीज आ जाए तो हमें क्या लगेगा, जर्क लगेगा, तो उससे वो हमें प्रिवेंट कर देती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने टायर्स में क्या फिल करते हैं, एयर फिल करते हैं। चीप है, इजीली अवेलेबल है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है, मतलब हल्की फुल्की क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जर्क नहीं लगता, हमें झटका नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्टील इज यूज्ड टू मेक रेलवे लाइन्स। जो रेलवे लाइन्स होती है उसमें हम स्टील ही क्यों यूज करते हैं? रेलवे लाइन्स है, उस रेलवे लाइन्स को बनाने में हम स्टील का ही क्यों यूज करते हैं, उसका क्या रीजन है? तो उसका क्या रीजन है, एक तो स्टील जो होता है, स्टील इज अ फ्लेक्सिबल, स्टील फ्लेक्सिबल होता है एंड इट हैज एबिलिटी टू एक्सपेंड। फ्लेक्सिबल है और उसमें एबिलिटी है क्या, टू एक्सपेंड, वो एक्सपेंड हो सकता है। फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ कैसा है, हैज एबिलिटी टू एक्सपेंड, बड़ा हो सकता है विदाउट डिफॉर्मिंग द शेप, बिना अपना शेप चेंज करे। It is flexible and has ability to expand without deforming the shape। सिर्फ एक्सपेंड होता है लेकिन इसका शेप डिफॉर्म नहीं होता, डिफॉर्म होता टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अब देखिए कैसे, हमारी जो रेलवे लाइंस होती हैं, आप देखते हो जो रेलवे लाइंस होती है, उन रेलवे लाइन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। वो गैप क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही आप मिला के रख देंगे इन्हें, ऐसे बिल्कुल ज्वाइन करके रखेंगे उन्हें, तो गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये स्टील जो आयरन होते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और जब ये एक्सपेंड होगा, इसे बिल्कुल आपने मिला के रखा है, अब ये एक्सपेंड होगा, गर्मी हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ये एक्सपेंड हो रहा है। और जब एक्सपेंड होगा, जगह तो है नहीं, गैप आपने दिया नहीं, तो ये क्या होगा, उसमें एक रेलवे लाइन दूसरी रेलवे लाइन के ऊपर रेज हो जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी। अब क्या हो गई, पटरी इस तरीके से हो गई, पहले ऐसी थी, अब ये ऐसे हो गई या ऐसे हो जाएगी, कैसे भी हो सकती है। और उस टाइम पर जब ट्रेन आएगी वो मे बी डिरेल, मतलब पलट सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी ट्रेन जो है वो डिरेल नहीं हो, उसके लिए हमें 2 रेलवे लाइन के बीच में क्या देना पड़ता है, गैप देना पड़ता है। ये गैप है। और जब समर सीजन आता है, गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमारा स्टील एक्सपेंड कर जाता है, तो ये गैप क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होने की वजह से हमारी ट्रेन जो होती है वो डिरेल नहीं होती है। तो यहाँ पर यही है कि हमारा स्टील क्या होता है, सिर्फ एक्सपेंड कर जाएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये गैप कैसे हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और ये सिर्फ फिल होता है, इस तरीके से नहीं होता है, विदाउट डिफॉर्मिंग द शेप, मतलब ये सिर्फ एक्सपेंड होता है, डिफॉर्म नहीं होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, ये यहां से कहीं से इस तरीके से हो जाए, ऐसे इस तरीके से नहीं होता है। तो इसमें ये लिखा है कि इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, हैज एबिलिटी टू एक्सपेंड, एबिलिटी है एक्सपेंड होने की, विदाउट डिफॉर्मिंग द शेप, बिना अपने शेप को चेंज करे। तो इस वजह से हम ये प्रॉपर्टी की वजह से समर सीजन में हमारी ट्रेन क्या नहीं होती, डिरेल नहीं होती, मतलब पलटती नहीं है। और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें डिफॉर्म होता, तो हमारी ट्रेन क्या हो सकती थी, मे बी डिरेल। ओके, थैंक यू।